गुड मॉर्निंग। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस यूनिट में हम चल रहे हैं और इस यूनिट में हमने बहुत सारा पोर्शन देख चुके हैं। केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज भी देखे। आज आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स पर। बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे बहुत सारे हैं, उनमें पहला है बॉन्ड लेंथ। सेकंड जो पैरामीटर है वो है हमारा बॉन्ड एंगल। थर्ड पैरामीटर बॉन्ड एंथैल्पी एंड फोर्थ पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर। तो इस टाइप से ये हमारे 4 बॉन्ड के पैरामीटर्स हैं। एक एक करके हम सभी को एक्सप्लेन करें। हाँ, सबसे पहले आते हैं बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ नेम से क्लियर है, बॉन्ड की जो लेंथ होगी उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। हमने रेडियस पढ़ा था, कोवलेंट रेडियस, उसी कोवलेंट रेडियस को हम यहाँ पर लाएं। सपोज मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है ए बी, ये ए बी मॉलिक्यूल है, इसमें ए एटम स्मॉलर है एंड बी एटम लार्जर है। इन दोनों का हमने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है लाइक दिस। ए एटम का ये न्यूक्लियस है, बी एटम का न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, तो ये जो डी वैल्यू आ रही है, दिस डी वैल्यू इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। एंड यदि मान लीजिए हमने इसको बीच से थोड़ा सा ब्रेक किया है लाइक दिस, तो ये जो वैल्यू है इस न्यूक्लियस और ये लाइन के बीच में, दिस वैल्यू इज कॉल्ड आर ए। मतलब ये रेडियस ऑफ ए हो गया, और उसी को यदि अपन ने यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसे हम बोलेंगे आर बी, मतलब रेडियस ऑफ बी एटम। एंड ये जो आर ए प्लस आर बी है, इनका जो सम होगा इसी को हम बोलेंगे डी, एंड डी इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। एंड ये जो बॉन्ड लेंथ है, इसको मेजर करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स में एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, एक टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, एक टेक्निक है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो इस टाइप से बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स की हेल्प से हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट था हमारा बॉन्ड लेंथ। अब हम आते हैं बॉन्ड एंगल पर। जैसे कि नाम से क्लियर है, बॉन्ड एंगल, एंगल का फॉर्मेशन वहां कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी हम इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। मतलब बॉन्ड्स के बीच में एंगल बनना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हम इसको क्लियर करें। मान लीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, एंड ये जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडेड 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं लाइक दिस। इसमें 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, ये भी आप जानते ही। तो इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। एंड ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के जो सराउंडेड जो ऑर्बिटल्स हैं, एंड उन ऑर्बिटल्स में शेयर्ड पेयर है, ये ऑर्बिटल्स है, इसमें शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है। तो शेयर्ड पेयर के बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल पर्टिकुलर वाटर के केस में होता है 104.5 डिग्री। ज्योमेट्री का नाम हम देते हैं इसका एंगुलर ज्योमेट्री, या एंगुलर शेप भी हम इसे कह सकते हैं। वैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, लाइक मीथेन CH4, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। सारे ही एंगल 109.5 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री। अब सारे एंगल्स को यदि हम प्लस करें तो वैल्यू तो हमारी 400 से अबव हो जाती है, बट पॉइंट के चारों ओर तो सारी वैल्यू हमारी ओनली कितनी होती है, 360 डिग्री, बट वैल्यू तो यहाँ 400 से अबव हो गई, तो फिर तो ये बॉन्ड एंगल हमारा गलत हुआ। बट ये बॉन्ड एंगल हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री हम बना रहे हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर में है, 3 डायमेंशनल। एंड 3 डायमेंशनल में पॉइंट के चारों ओर एंगल हम 360 नहीं लेते, वो किस केस में लेते हैं, 2 डायमेंशनल के केस में लेते हैं। सो ये ध्यान रखेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और सारे ही एंगल ध्यान रखेंगे 109.5 डिग्री, सारे ही एंगल्स। तो ये था हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बाद अब आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पर। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती,
बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि हम बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, एंड इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। और विशेष बात ध्यान रखेंगे कि जो बॉन्ड है कितने मॉलिक्यूल्स का है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर के बॉन्ड्स हैं, एंड 1 मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसा नहीं कि सारे ही बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, उसमें भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना है, पर्टिकुलर बॉन्ड को ही ब्रेक करना है। और वो भी ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल है ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इतनी सारी बातें हैं हमारी बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड। इन्हें बॉन्ड ब्रेक करना है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब कितने मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करना है, तो 1 मॉलिक्यूल का ब्रेक करना है। उन 1 मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ही हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। वो भी कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट में होना चाहिए। तो इन सब के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को हम डेल्टा AH0 से भी डिनोट करते हैं। H के ऊपर इस टाइप से एक डिग्री जैसा लगाया है तो इसे हम पढ़ते हैं नॉट, एंड नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट या स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, ये जो कंडीशंस हैं इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। H से मीनिंग कंफर्म है एंथैल्पी। हमने यहाँ A लेटर का यूज किया है। व्हाट इज A? A स्टैंड्स फॉर एटोमाइजेशन। ये एटोमाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। एटोमाइजेशन से मतलब है मॉलिक्यूल को हम एटम में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे? एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम ले लें। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने गैसियस फॉर्म में लिया है, 1 मोल मॉलिक्यूल लिया है, इनमें ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने इसमें एनर्जी प्रोवाइड की, और जब एनर्जी प्रोवाइड की तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक हो गया, H गैस में ब्रेक हो गया। एंड H गैस में ब्रेक होने को हम बोलेंगे एटोमाइजेशन। देखिए कैसे, ये जो मॉलिक्यूल था किस में ब्रेक हो गया, एटम्स में ब्रेक हो गया, एटम में डिसोसिएट हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा AH0 इसकी वैल्यू 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स इस टाइप से आती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है इसकी यूनिट किलो जूल मोल इनवर्स होती है। मोल इनवर्स मींस पर मोल एंड किलो जूल इज द यूनिट। तो ये वैल्यू हमारी हाइड्रोजन के केस में आ गई। ठीक वैसे यदि हम ऑक्सीजन के केस में चले, अब देखिए ऑक्सीजन में बॉन्ड बढ़ गए हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा मिलेगी। O डबल बॉन्ड O गैसियस फॉर्म में है, ब्रेक किया ऑक्सीजन गैस, एंड इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी वैल्यू 496 किलो जूल मोल इनवर्स इतनी हमारी आती है। 498 किलो जूल मोल इनवर्स। इसमें भी देखिए मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, एटम में कन्वर्ट हो गया, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ या बॉन्ड एंथैल्पी है। और सारी वैल्यूज देखिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का इंडिकेशन है कि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। वो यदि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती, नेगेटिव का मतलब वहां से एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। एक और एग्जांपल ले लें, N ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी गैसियस है, ये ब्रेक हुआ नाइट्रोजन गैस में, एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इस केस में मिल रही है 946 किलो जूल मोल इनवर्स। इतनी वैल्यू, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वैल्यू हमारी ये आई है। और इसी वजह से हम बताते हैं कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं हो पाती। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, तब कहीं जाके वो रिएक्ट करती है। तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड। अब जरूरी नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल्स में होमोन्यूक्लियर ही हो। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस वाले, जैसे HH, OO, NN,
कभी कभी हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, कभी कभी क्या बहुत से केसेस में। फॉर एग्जांपल लाइक वाटर, वाटर को हमने गैसियस फॉर्म में ले लिया। अब वाटर में देखिए 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स कौन कौन से, OH, OH, तो इस टाइप से 2 बॉन्ड्स हैं। तो दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं होंगे, ये स्टेप वाइज ब्रेक होते हैं। पहले कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बाद में दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। सपोज मान लीजिए हाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो H गैस बन गया एंड OH गैस बचा हुआ है। इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड इसकी वैल्यू आती है 502 किलो जूल मोल इनवर्स, ये वैल्यू होती है। अब जो हमारे पास OH गैस है, इस OH गैस में इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये H गैस बनेगा प्लस O गैस बनेगा, और इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी वो सेकंड होगी, 2 लिख दिया हमने, एंड इसकी वैल्यू 427 किलो जूल मोल इनवर्स इतनी आती है। तो अब फाइनल कि भाई वाटर में बॉन्ड एंथैल्पी हम कितनी दें, 502 किलो जूल दें कि 427 किलो जूल दें। तो जब इस टाइप की सिचुएशन रहेगी, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज करेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एंड जो एवरेज लेने दोनों का सम लेना होगा, 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, और इनको हम ऐड कर दें, 427 929, और उसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 8 6, फिर देन 4 8.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हुई इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये थी हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर इट मीन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें एक बॉन्ड है, सो बॉन्ड ऑर्डर इसकी 1 हो गई। इसमें 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसकी 2 हो गई। इसमें 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी 3 हो गई। तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। और बॉन्ड ऑर्डर देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा मजबूत होगा ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपैरिजन में, सिंगल की कंपैरिजन में। इसलिए बोलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये थे हमारे बॉन्ड के पैरामीटर्स। अब एक दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, रेजोनेंस पर। एक्चुअली रेजोनेंस का मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखें। रेजोनेंस एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है और इसे हम डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं रेजोनेंस को। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल लाइक हम ओजोन ले लें, O3 मॉलिक्यूल, एंड O3 मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बनाए, तो इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ये हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज में। जरूरी नहीं है कि सारे लोग इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, कुछ लोग हो सकता है कि बॉन्डिंग थोड़ी चेंज कर दें। बॉन्डिंग चेंज करने से मीनिंग लाइक दिस, मतलब कुछ लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया, कुछ लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया, दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एंड ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स ओजोन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। ये स्ट्रक्चर भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, ये भी कुछ को एक्सप्लेन करता है।
पर इसमें ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ सिंगल जो लेविस स्ट्रक्चर है ओजोन का, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए इसके साथ एक दूसरे स्ट्रक्चर को भी बनाना जरूरी है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को भी बनाया गया है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है इसलिए हमने बीच में यहाँ डबल हेडेड एरो लगा दिया। कॉनिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। एंड ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इनसे रिलेटेड हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। एंड इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब दोनों ही O के बीच में हम सिंगल बॉन्ड ही शो करें, डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसके प्लेस पे हमने डॉटेड लाइन दे दी है, ये डॉटेड लाइन। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलेंगे ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब देखिए डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या है। सपोज मान लिया आपने यहाँ डॉटेड लाइन को डबल बॉन्ड में क्रिएट किया तो ये लाइन सिर्फ सिंगल रह जाएगी, और यहाँ यदि हमने डबल बॉन्ड बना ली तो ये लाइन सिर्फ सिंगल रह जाएगी। ये इसका मीनिंग है। मतलब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये दोनों स्ट्रक्चर का मिला जुला फॉर्म है। तो हम जब भी ओजोन को बनाएंगे तो नॉर्मली कोशिश करेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही हम बनाएं, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर को शो करता है। एक बात और, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 121 पिकोमीटर, एंड जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। ऐसा मेजर किया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से या कोई जो डिफरेंट टेक्निक है बॉन्ड लेंथ की मेजर करने की। बट जब रेजोनेंस हाइब्रिड में आया तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, तो दोनों ही सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है और वो आती है 128 पिकोमीटर। तो ये आपने याद रखना है, मतलब ये भी 128 है और ये भी 128 है, तभी तो हम यहाँ भी सिंगल ले रहे और यहाँ भी सिंगल ले रहे। यदि बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा तो फिर हम इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो ये एक विशेष बात आपने ध्यान रखना है। एक और बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में, कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे सिर्फ उसमें बॉन्डिंग की पोजीशन बदलेंगे, एटम्स की पोजीशन नहीं बदलना है। एटम जहां है वहीं रहेंगे, सिर्फ क्या बदलेंगे हम, बॉन्डिंग, जो शेयर्ड पेयर है उसी को हम चेंज करेंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। अब आते हैं कार्बोनेट मॉलिक्यूल पर। नेक्स्ट एग्जांपल रेजोनेंस का, कार्बोनेट मॉलिक्यूल CO3 2-। पहले तो हम इसका स्केलेटन बना लें। ये सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन को बीच में रख दे और उसके सराउंडेड 3 ऑक्सीजन एटम। हमने यहाँ डबल बॉन्ड शो किया, यहाँ सिंगल शो कर दिया। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। कैसे आता है शायद मीनिंग क्लियर है आपको, फिर भी थोड़ा सा देख लें। ऑक्सीजन आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ना, 1 2 3 4 5 एंड ये 1 6। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये शेयरिंग में आ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक की और जरूरत है, तो वो जो एक है उसको हमने नेगेटिव साइन के फॉर्म में शो किया है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करें तो माइनस चार्ज को भी इंक्लूड करना होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी 8 होगा और यहाँ तो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब इन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है। ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। कोई दूसरा हम बनाए तो दूसरा हम ऐसा बना सकते हैं, जैसे कि अभी बताया कि एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं करना, तो हमने वैसे ही रखा और डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया तो रेस्ट प्लेस पे सिंगल आ गया, और जहां जहां सिंगल है वहां माइनस चार्ज आ गया। एक और स्ट्रक्चर यदि हम बनाए, एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं करना है, वैसे ही रखना है, डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया तो सिंगल हमने यहाँ दे दिया, माइनस माइनस हमने दे दिया। ये 3 स्ट्रक्चर बन गए कार्बोनेट के। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, इनके रेजोनेंस हाइब्रिड में C सराउंडेड हम वही 3 ले ऑक्सीजन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही लगा दें। स्क्वायर ब्रैकेट ले लें, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस चार्ज ले, और डॉटेड लाइन हम यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ डॉटेड दे रहे हैं और यहाँ पर भी डॉटेड दे रहे हैं। ये बना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मीनिंग क्या है, सपोज इस डॉटेड लाइन को आप डबल बॉन्ड मान लें, तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो रेस्ट 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होंगे। यदि यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इन पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ डबल होगा तो इन पर माइनस चार्ज होगा। तो तीनों ही स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड है वो ये स्ट्रक्चर बना। तो ये था हमारा कार्बोनेट का एग्जाम्पल। और भी कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हम ले लें रेजोनेंस के लिए। मान लीजिए अब हमारे पास है बेंजीन।
इसका भी स्ट्रक्चर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लास 10th में। बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, हम कुछ इस टाइप से इसको बनाते हैं। रेजोनेंस में इसका एक जो कैनोनिकल फॉर्म होता है कुछ ऐसा होगा। डबल बॉन्ड हमने यहाँ दे दिया। मीनिंग देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन अभी यहाँ है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लिखते हैं। अब डबल बॉन्ड हमने यहाँ बना दिए, तो ये भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हम ये देते हैं, और अंदर हमने रिंग बना दी। रिंग का मीनिंग ये है कि डबल बॉन्ड आप इस प्लेस पे भी दे सकते हो, डबल बॉन्ड इस प्लेस पे भी दे सकते हो। तो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड इस टाइप से आएगा। एक एग्जांपल और ले लो, नाइट्रेट NO3 माइनस। इसमें किस टाइप से हम बनाए? NO3 माइनस पहले स्केलेटन बना ले, ये 3 है, डबल बॉन्ड दे दिया हमने, फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज। इस टाइप से बनता है नाइट्रेट। और एक और स्ट्रक्चर बनाया हम इसका N3, इसके सराउंडेड डबल बॉन्ड हमने यहाँ दे दिया, तो कोऑर्डिनेट यहाँ, सिंगल यहाँ, माइनस चार्ज हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर एक स्ट्रक्चर और बनाए NOOO, डबल बॉन्ड यहाँ दिया, तो यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट, यहाँ सिंगल, माइनस चार्ज। तीनों ही स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट है, एंड तीनों ही स्ट्रक्चर का यदि हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएं तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, हाँ माइनस चार्ज देते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड शो करें और सब में डॉटेड लाइन देते हैं। सभी में हमने डॉटेड लाइन दे दी, और मीनिंग वही है, डॉटेड को यदि डबल बॉन्ड मानेंगे तो यहाँ पर एक माइनस लेना और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेना है। तो तीनों ही स्ट्रक्चर का ये रेजोनेंस बनी है। तो ये थे डिफरेंट एग्जांपल्स रेजोनेंस से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, डाइपोल मोमेंट पर। डाइपोल मोमेंट, इसको भी हम थोड़ा कंफर्म करें कि डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, मान लीजिए हमारे पास H सिंगल बॉन्ड H, ये कोई बॉन्ड है, H2 मॉलिक्यूल में हम चल रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड से मतलब ये है कि जो शेयर्ड पेयर है किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एटम सेम है और दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिसिटी भी सेम है। इलेक्ट्रॉनिसिटी भी सेम होने की वजह से बॉन्ड नॉन पोलर हो जाता है। बट वही यदि मान लीजिए हमने HF मॉलिक्यूल लिया है, तो ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड हो जाता है। अब देखिए पोलर बॉन्ड कैसे, H और F में फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो एक नेगेटिव पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल बन गया, इसका मतलब ओवरऑल यहाँ डाइपोल बन गया है। डाइपोल यानी टू डिफरेंट पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, उसको हम बोलेंगे डाइपोल। एंड ये जो डाइपोल बना हुआ है, इस डाइपोल में कितना चार्ज है, यानी इसकी पोलैरिटी कितनी है, उसको मेजर करने के लिए टर्म आती है, उसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये म्यू है, एंड म्यू इक्वल्स टू होता है Q इंटू डी। Q से मीनिंग है चार्ज एंड D से मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम D से डिनोट करेंगे, एंड Q से मीनिंग है चार्ज। कुछ बुक्स में D के प्लेस पे R भी लिखा है, तो आप R भी दे सकते हैं। ये डेफिनेशन देना है तो बड़ी आसान है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। एंड ये जो डाइपोल मोमेंट है एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब है कि डायरेक्शनल होती है, और डायरेक्शनल कुछ हम इस तरह से देते हैं, जैसे मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल है, तो H में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो प्लस से लेकर ये एरो हम यहाँ देंगे, प्लस साइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो इस टाइप से ये डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट पर आते हैं, इसकी यूनिट होती है डिबाई, DEBY, डिबाई, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, एंड 1 डिबाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, इतना होता है।
कूलम मीटर। अब देखिए कूलम मीटर यूनिट कैसी आ गई, चार्ज की यूनिट कूलम एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसलिए जो 1 डिवाई है उसमें कूलम मीटर आएगा। बट रिलेशन कंफर्म करें तो 3.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30। ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। एक एग्जांपल है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ये हमने शो किया, इसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमने इस टाइप से वेक्टर क्वांटिटी शो की। यहाँ पे भी हम वेक्टर दें तो ये ऐसा दे दिया आपने, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हमें ये मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिला, और इसकी एक वैल्यू होती है न्यू की 1.85 डिवाई, तो ये वैल्यू आपने याद रखना है 1.85 डिवाई। मान लीजिए हमारे पास BeF2 मॉलिक्यूल है, BeF2 फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मीनिंग डायरेक्शन हम ये दें, इसमें डायरेक्शन हम ये दें, और ये दोनों ही डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट में है, तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब दोनों ही जगह फ्लोरीन है, यदि एक जगह फ्लोरीन एक जगह क्लोरीन होता तो फिर म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, बट इस पर्टिकुलर केस में म्यू कितना है, 0 है। अब मान लीजिए हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल है, BF3 मॉलिक्यूल लाइक दिस। इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो हम इसको इस टाइप से शो करेंगे, यहाँ लें ये होगा और ये होगा, एंड ये जो BF ये जो 2 BF बॉन्ड्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो यही होगा। तो ओवरऑल हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आई, मतलब ये हमारा डाइपोल मोमेंट इस BF के लिए है, एंड ये जो डाइपोल है 2 BF का रिजल्टेंट है, तो दोनों ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है NH3 और NF3 के बारे में। NH3 इस टाइप से ज्योमेट्री होती है और NF3 इस टाइप से ज्योमेट्री होती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट हायर है और क्यों है। तो NH3 के केस में हम डाइपोल मोमेंट बताते हैं 1.46 डिवाई, एंड NF3 के केस में बताते हैं 0.25 डिवाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि NH3 की ज़्यादा है और NF3 की कम है। अब ऐसा क्यों, पहले तो हम रिप्रेजेंट कर लें, N हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब डायरेक्शंस हमारे ये बनेंगे, मीनिंग कंफर्म, और ऑर्बिटल डाइपोल भी ये है, तो ओवरऑल रिजल्ट सब अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। भाई लोन पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में, सारे अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब म्यू की वैल्यू मैक्सिमम आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो ऑर्बिटल डाइपोल है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जैसे यहाँ वैसे यहाँ है, बट फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके सबके डायरेक्शंस नीचे आएंगे। ये एक का डायरेक्शन ऊपर, 3 के डायरेक्शन नीचे हैं, तो वैल्यू इसकी कंपैरिजन में डेफिनेटली कम हो जाएगी। इस केस में क्या है कि ये 3 एंड ये चारों के चारों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वैल्यू हाई है। रीजन जो हम बताते हैं, रीजन मेन क्या है, ऑर्बिटल डाइपोल एंड रिजल्टेंट डाइपोल, ऑर्बिटल डाइपोल एंड रिजल्टेंट डाइपोल दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऑर्बिटल डाइपोल एंड रिजल्टेंट डाइपोल दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए म्यू की वैल्यू यहाँ लेस आती है और यहाँ म्यू की वैल्यू हाई आती है। तो इस टाइप से था हमारा डाइपोल मूवमेंट। इस डाइपोल मूवमेंट के कुछ एप्लीकेशंस भी है, बड़े आसान है, 2 ही एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये पोलैरिटी को मेजर करता है, इट मेजर्स द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड सेकंड ये आयनिक कैरेक्टर को भी मेजर करता है कि वो मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा आयनिक है। तो ये 2 मेन एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।